नमस्कार, करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बायो से जुड़ा हर स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण कई स्टूडेंट्स का नीट क्वालिफाई का सपना ही रह जाता है। लेकिन आपका सपना कहीं सपना न रह जाए, इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि नीट में अच्छी रैंक कैसे हासिल की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील मल। डॉक्टर सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुनील, एक डॉक्टर के हैसियत से सवाल मैं आपसे पूछूं, लेकिन थोड़ा एकेडमिक हम चर्चा करें, क्योंकि एक डॉक्टर जो क्वालिफाई करके आज डॉक्टर बन चुके हैं वो मुझे लगता है ज़्यादा गहराई से समझ पाते हैं कि एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है नीट की तो उसको वास्तव में वो तैयारी कैसी करनी चाहिए। आपको लगता है कि एक सही मार्गदर्शन का होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल। नीट के जो भी स्टूडेंट 11-12 के साथ ही उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मैंने जो खुद, चूँकि मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी रन कर रहा हूँ, तो मैंने नोटिस किया है कि जो बायोलॉजी के जो बच्चे होते हैं उनको फिजिक्स थोड़ा वीक होता है, और कई बार जब वो ड्रॉप लेते हैं तो उस समय एक साल में फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर पाना डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो बेटर ये होगा कि अगर आपको डॉक्टर बनना है या नीट की तैयारी करनी है तो 11-12 की क्लास से ही आपको सीरियसली तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और स्पेशली फिजिक्स पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल्स अगर आप हल नहीं कर पाएंगे या उसमें अगर आपको प्रॉब्लम रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा और रिजल्ट भी आपका अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल। चूंकि एजुकेशन एकेडमी आप रन करते हैं डॉक्टर साहब, और खुद भी आप एक डॉक्टर हैं, आपको लगता है कि जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको सभी सब्जेक्ट को किस तरीके से बांट के पढ़ना चाहिए? क्योंकि आप जब नीट के क्वेश्चंस आप करते हैं, एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, तो आपको लगता है कि उसमें जो आंकड़े आते हैं वो किस तरीके से आते हैं कि बायो, फिजिक्स या मैथ्स, उसको तैयारी के लिए कैसे डिवाइड करना चाहिए? फिर नीट जो है अभी आपके टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, और आपको 3 घंटे का समय मिलता है, और टोटल मार्क्स 720 मार्क्स होते हैं। इट मीन्स कि ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप गलती करेंगे तो आपके 1 मार्क्स जो है कट जाएंगे। और अगर जो 180 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से होते हैं, 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे एंड 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे। तो अगर आप देखेंगे तो मेजर जो बल्क है क्वेश्चन का, वो 50% बल्क जो है आपका बायोलॉजी बना रहा है। तो बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो आपको उसकी तैयारी बहुत सीरियसली करनी चाहिए। और साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो है उसमें भी आपको क्वेश्चन की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अगर आपको थोड़ा एग्जाम का आइडिया हो, सही मार्गदर्शन मिले और साथ ही साथ मेहनत करने की कैपेसिटी है, तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर साहब, क्या मीडियम का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है? क्योंकि हमने देखा है कि आगे चल के डॉक्टर्स को इंग्लिश में ही सारी पढ़ाई करनी होती है, लेकिन 12th तक कई बच्चे स्कूलों में हिंदी मीडियम से भी पढ़ते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो क्या उनके लिए मीडियम जो है एक बनता है क्या रोड़ा? इसको देखिए, मीडियम का जो फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क स्कूलिंग का पड़ता है। जितने भी जो अच्छे स्कूल हैं या जहाँ एजुकेशन जो अच्छी हो, मोस्टली इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। इसीलिए आप अगर रेशियो देखेंगे तो जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल के बच्चों का सिलेक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर प्रॉपर एजुकेशन मिले और स्कूलिंग अगर अच्छी हो तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी इक्वली परफॉर्म करते हैं। तो मीडियम का फ़र्क नहीं है, वो स्कूल का फ़र्क है जो आपको फ़र्क दिखता है। बिल्कुल। बाकी जो सब्जेक्ट हैं जिस पर बच्चों को करना है, तो आजकल कई बार ये होता है कि बच्चे वैसे तो बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने करियर को लेकर, वो पहले तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 12th होने के बाद उनको समझ में नहीं आता, उसके बाद वो तय करते हैं। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए मुश्किल ज्यादा होती है बजाय उसके कि जो बच्चे पहले से ही फोकस्ड हैं अपने करियर को लेकर? ऑब्वियसली अगर आप 11-12 से ही अगर अपने टारगेट को लेकर फोकस्ड हैं तो आप पढ़ाई उसी तरीके से करेंगे। आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज, आपने 2 साल एक तरह से तैयारी की है। अगर कोई ड्रॉप ईयर में कर रहा है तो एक तो पहले ही प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि भाई इस साल सिलेक्शन होना ही है, मैंने 1 साल ड्रॉप ले लिया, कोचिंग कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप 11वीं-12वीं के साथ ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दें, और रिजल्ट अच्छा आएगा अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ेंगे तो। नीट के बच्चों के लिए या मेडिकल के बच्चों के लिए डॉक्टर सुनील, ये हमेशा हमने देखा भी है, सुना भी है कि बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ता है। आपको लगता है कि 12th के बाद बच्चे ड्रॉप लेते हैं? कई बार ये होता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल तक बच्चे ड्रॉप लेकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में फिर उनका ईयर भी जा रहा है, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ लास्ट मोमेंट में तो फिर उनके सामने चुनौती कितनी होती है? ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये बहुत बड़ा समस्या है। अगर एक बच्चे एक बार तैयारी करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कहाँ रुकना है। अगर
आप स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या आपका ऐसा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप हार्डली 40-50% से ज़्यादा आपकी स्कोरिंग अगर नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको अदर करियर ऑप्शंस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा बीतता जाएगा तो दूसरे कॉलेजेस में भी एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप जब भी तैयारी करें तो अपना एक टारगेट और गोल फिक्स रखें और अपने आप को पहचानें। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं नीट नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन उनके बाकी एग्जाम में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो अपनी जो टैलेंट है, विशेषताओं को खुद ध्यान रखें, और एक आध ड्रॉप से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा ड्रॉप लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि कई बार ये होता है ना कि हम देखा देखी दूसरों की वजह से भी कई बार हम नीट को अपीयर करते हैं, ड्रॉप लेते हैं, तो ऐसे में क्या उस समय पर एज इतनी कम होती है कि बच्चे कई बार खुद भी नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे में क्या कोचिंग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का काम करती है? क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि बच्चे खुद से नए लेकिन कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में सक्सेस हो जाते हैं, तो मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है क्या? एक्चुअली नीट की तैयारी के लिए मार्गदर्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जिस तरीके के जो पेपर आ रहे हैं, आप देखेंगे एक बच्चा जो है बोर्ड का एग्ज़ाम देकर आया है और उसके बाद फिर वो नीट की तैयारी चालू कर रहा है, साथ ही साथ नीट की तैयारी शुरू कर रहा है, तो दोनों एग्ज़ाम बिल्कुल अलग हैं। एक थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है, उसमें आपको डायग्राम बना रहे हैं, अच्छी राइटिंग होनी है, उससे आपको नंबर आना है, जबकि ये कंसेप्ट बेस्ड टेस्ट होता है। तो कई बार स्कूलों में दोनों पार्ट कवर नहीं हो पाता, आप मोस्टली बोर्ड की तैयारी ही हो पाती है, तो इसलिए मार्गदर्शन ज़रूरी है। और अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो ड्रॉप में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ड्रॉप आपको लेना ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई थी, इस वजह से आपको ड्रॉप लेना पड़ रहा है इसके लिए। तो ड्रॉप ईयर में तो कोचिंग काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा कोचिंग पर भी मैं आपसे ज़रूर चर्चा करूंगी। कोचिंग आप देखिए कि जितनी इंस्टीट्यूट अब तेज़ी से बढ़ा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उतनी तेज़ी से बढ़ी है। यहाँ पर फिर वही पशुपेश की स्थिति होती है माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, कि अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उसका सिलेक्शन किस आधार पर करें, क्योंकि ड्रॉप लिया हुआ है, उसका साल भी बर्बाद होना है, पैसा भी बर्बाद होना है, और उसके बाद में अगर एडमिशन नहीं होता है तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें बर्बाद होंगी। क्या ध्यान देने की ज़रूरत आपको लगती है? एक्चुअली जब भी आप किसी भी कोचिंग क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे सबसे पहली बात, आप प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स, लास्ट 2-4 साल के आप रिजल्ट्स ले लीजिए। साथ ही साथ जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक भी आप ले सकते हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको बता देंगे। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द कोचिंग जो है आपको डेमो क्लासेस अलाउ करती हैं कि आप कुछ क्लासेस आप अटेंड करके देख सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, आपको उनका करिकुलम अच्छा लग रहा है तो ही आप ज्वाइन करें, अदरवाइज आपको जो बेस्ट लगता है वही करना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर बनना चुनौती तो है, लेकिन युवाओं का सपना भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्गदर्शन कर सकें। नीट को लेकर अगर आप देखें डॉक्टर साहब, तो क्या ऐसी तैयारी वो बच्चे करते हैं जो सफल होते हैं, अच्छा रैंक हासिल करते हैं, अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, बजाय उसके कि वो बच्चे जो पीछे छूट गए उन्होंने भी अपना पूरा दमखम लगाया होता है? तो ऐसा वो क्या खास करते हैं और वैसा क्या कमी इनमें रह जाती है? जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो 2 कैटेगरी के बच्चे आते हैं। एक जो होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं, और कुछ कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो जो पहली चीज़ तो ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो मेहनत कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कई बच्चे मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो उसके पीछे जो सबसे जो मुख्य रीज़न है या मेन कारण जो मैं समझता हूँ वो ये है कि उनकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं होती है। नीट जो है बहुत टफ या कठिन एग्ज़ाम नहीं है। अगर आपकी प्लानिंग बिल्कुल ठीक हो, स्पेसिफिक बुक्स पढ़ें, और सबसे ज़्यादा रिवीजन ज़रूरी होता है। रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर आप बार बार उसी टॉपिक को पढ़ें, साथ ही साथ क्वेश्चन की लेकिन क्वेश्चन में भी आपको नीट के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपको याद रखना है कि आप IIT की तैयारी नहीं कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो नीट बेस्ड ही करनी है। अगर ये 2 काम आप करेंगे, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस या टेस्ट की प्रैक्टिस, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी समझते हैं आप इसके लिए? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने 180 क्वेश्चन है और 180 मिनट्स ही आपके पास। तो इसीलिए टेस्ट जो है ना, यही आपको सिखाता है कि आप टाइम मैनेज कैसे करना सीखेंगे। इसीलिए रिवीजन एंड टेस्ट की प्रैक्टिस, ये इससे आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अच्छा, जितने सब्जेक्ट को लेकर नीट के तैयारी की जाती है, क्वेश्चन पेपर्स तैयार किए जाते हैं, उन सब्जेक्ट को अगर ड्रॉप आउट बच्चा है, 1 साल उसके पास में समय है, तो उन 1 साल को किस तरीके से डिवाइड करे एक सब्जेक्ट के लिए? आपको लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर तैयारी कैसे करे ताकि एग्जाम तक उसकी तैयारी भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए?
बच्चे जब भी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप मान के चलिए कि उनके पास एग्जैक्टली 10 या 11 मंथ्स होते हैं टोटल उनके पास, तो उनको मिनिमम 3 रिवीजन टारगेट करना चाहिए कि आप इस तरह से तैयारी करें कि आपका 3 बार रिवाइज हो जाए। तो अगर आप सपोजिटली अगर आप जून से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका सितंबर तक फर्स्ट राउंड खत्म हो जाना चाहिए, मतलब एक बार आपका सारा कोर्स कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसमें आपको दूसरी बार रिवीजन कर लेना चाहिए। उसका जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका 3rd रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद पूरे अप्रैल में आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने ज़्यादा आप टेस्ट दे सकते हैं, और मई में तो आपको एग्ज़ाम ही है। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी रखेंगे कि 3 रिवीजन कर लेंगे और खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बिल्कुल, कई बार ये भी होता है डॉक्टर साहब कि जैसे बच्चों का नीट क्लियर भी हो गया, रैंक बहुत अच्छा नहीं आया, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि आपके पास में सीट बहुत ज़्यादा हो गई है, आपके पास में ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या ऐसे में मौका रहता है बच्चों के पास में कि किस रैंक तक जा रही है काउंसलिंग में, और उसके बाद अगर नहीं जा रही है तो फिर वो वापस जब तैयारी करें तो वहाँ पर भी सुधार की जरूरत होगी? 2 चीज़ है यहाँ पर, आप बताइए। नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपके एक तरह से 2 रैंकिंग प्रोवाइड करता है, एक आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलती है, दूसरी आपको स्टेट रैंकिंग मिलती है। तो अभी जैसे लास्ट ईयर का जो हमने ट्रेंड देखा था, इस साल भी जो मुझे लग रहा है कि 510 मार्क्स में आपको जो है छत्तीसगढ़ के कॉलेज मिल जाएंगे, 500 या 510 के आसपास, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और अगर आप ऑल इंडिया की अगर बात करें तो ऑल इंडिया में फर्स्ट काउंसलिंग तो 560 रैंक पे गई है जनरल कैटेगरी की, और अगर सेकंड काउंसलिंग में अगर हम आएंगे तो करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15 मार्क्स ड्रॉप होगा। तो 545 मार्क्स में आपको जो है आउट ऑफ 720 545 मार्क्स में आपको ऑल इंडिया से सीट मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप देखिए डॉक्टर साहब कि आज के समय में बच्चे जो हैं, अगर यहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उन्होंने नीट क्वालिफाई किया है तो उनको ये लगता है कि एक मौका विदेशों में पढ़ाई का भी होता है, बच्चे विदेश भी पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो बजाय इसके कि फिर से ड्रॉप लेकर तैयारी करें, वो दूसरे देशों की तरफ रुख करते हैं। तो क्या ये उनका फैसला सही होता है या फिर उनको वापस तैयारी करके इंडिया में ही उसको आगे करना चाहिए? कैसा लगता है इसको देख के? विदेश में जो बच्चे जा रहे हैं, अगर आप वहाँ, आपको सबसे पहले कॉलेज में एजुकेशन का स्टैंडर्ड आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि आपको आगे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक और एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, तभी आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, और वो एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है। तो अगर आपके एमबीबीएस की पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी तो उस एग्ज़ाम को निकालना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंडिया से ही एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपको उस तरह के किसी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिर्फ एमबीबीएस करके ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चे पे डिपेंड करता है, अगर वो मेहनती है और कॉलेज उसको ठीक मिल रहा है तो जा सकता है। अच्छा, कई बार यहाँ ही हम देखते हैं कि नीट बच्चों ने क्वालिफाई किया और उन्हें मान लीजिए कॉलेज नहीं मिला, तो क्या उनके पास से फिर ऑप्शन होता है कि उसी रैंक पे वो दूसरी तरफ जा सकें, या डेंटल है या दूसरे जो कोर्स हैं, क्या उनके पास में विकल्प होता है? विकल्प होता है बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो इसके थ्रू ही बीडीएस की सीटें फिल होती हैं। अभी कुछ साल पहले तक जो वेटनरी की सीटें, आयुर्वेद की सीटें इसके थ्रू ही फिल हो रही थी। तो ये ऑप्शन अच्छे हैं, अगर आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं नीट के थ्रू। लेकिन जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, कई बार हमें देखते हैं कि बच्चों का एम्बिशन बहुत ज्यादा होता है और जो वो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो वापस से तैयारी अपनी पूरी करते हैं। तो जब दोबारा वापस तैयारी करते हैं तो यहाँ पर फिर किस तरीके की सावधानी की जरूरत आपको महसूस होती है? जब आप दोबारा तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी गलतियां पता होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ लास्ट टाइम। अगर आपको लगता है कि टीचिंग आपको प्रॉपर नहीं हुई थी तो आप इंस्टीट्यूट बदलिए। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई ठीक हुई थी लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होता है कि आपके वीक एरिया क्या है। तब जब भी आप सेकंड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उन वीक एरिया पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपने जो ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा उनको थोड़ा सा रिवाइज करते चलिए, लेकिन जो वीकर एरिया को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो स्ट्रेटेजी फिर इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपको लगता है कि एक समय में आपके पास अगर 30 से 40 बच्चे पढ़ने आते हैं तो क्या कई बार ऐसी स्थिति बनती है हमारे पास में कि हम देख के समझ जाते हैं कि भाई इनमें ये पोटेंशियल है, ये बच्चे निकल पाएंगे और ये बच्चे निकल नहीं पाएंगे? तो ऐसी स्थिति में हमारी एज ए टीचर कितनी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको सही मार्गदर्शन करें, बजाय इसके कि हम उनको ड्रॉप आउट का सिलसिला बढ़ाते जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट, देखिए एक चीज़ ऐसा है कि नीट जो है इजी एग्ज़ाम है, मेरे जितने सालों से मैं देख रहा हूँ टफ पेपर नहीं है। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका एक बेसिक आईक्यू ठीक है और जो 10-12 घंटे की पढ़ाई कर सकता है तो वो आराम से एग्ज़ाम निकाल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम यही देखते हैं कि बच्चे का मेहनत करने की कैपेसिटी कितनी है। अगर वो पढ़ ले रहा है तो वो एग्ज़ाम निकाल लेगा,
लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये टेंडेंसी ही नहीं होती, आप उनको कितना भी मोटिवेट करें, कितना भी आप समझाएं, वो पढ़ते नहीं हैं। तो फिर हम उनको साफ साफ उनके पेरेंट्स को भी बताते हैं और उनको भी हम गाइड करते हैं कि अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आपके लिए ये फील्ड नहीं है, क्योंकि सेलेक्ट होने के बाद भी आपको पढ़ना है, डॉक्टर बनने के बाद भी पढ़ना है, पूरी लाइफ पढ़ते ही पूरी लाइफ पढ़ना है। मतलब पढ़ाई से अगर नाता है आप में, तभी आप इसमें फील्ड में आना चाहिए। सपना जब हम देखते हैं तभी हम उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगाते हैं, लेकिन अगर वो सपना हमारे लिए हमारे माता पिता या हमारे परिजन देखते हैं तो कई बार वो हमारी पसंद का न होने की वजह से उसे हम पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते। ये बात पेरेंट्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। डॉक्टर सुनील, इतनी जब हम चर्चा कर रहे हैं और बच्चों का 2 साल 3 साल एक महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो रहा है, और अगर वो सपना बच्चे का नहीं है, माता पिता ने देखा है, कई बार ये होता है, हमने देखा है कि हम चाहते हैं हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो क्या ये भारी नहीं पड़ता है? एक पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए आपको बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है। अगर उसकी इच्छा नहीं है और आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो एक तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, और अगर वो पढ़ाई करेगा भी तो रिजल्ट जैसा चाहिए वैसा नहीं आएगा। तो अगर रिजल्ट नहीं आएगा और 2-3 ड्रॉप हो जाता है तो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा हीन भावना भर जाती है कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर क्या है, बाकी फील्ड में भी उसके सक्सेस होने की चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल बच्चे की अगर इच्छा है, वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, वो मेहनत करने को तैयार है, तभी आपको उसको पुश करना चाहिए या मोटिवेट करना चाहिए। अदरवाइज वो जिस फील्ड में जाना चाहता है आपको वहाँ जाने देना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेडिकल से जुड़ा हुआ फील्ड केवल डॉक्टर बनने का ही नहीं होता है। अगर बच्चा चाहता है कि वो MBBS नहीं कर पा रहा है लेकिन मेडिकल में रहना चाहता है, तो क्या उसके पास में आज विकल्प है? क्योंकि हम देखते हैं कि हॉस्पिटल केवल डॉक्टरों से ही नहीं चलता, बहुत सारी चीजें जो है ग्रुप में चलती हैं। उसके लिए क्या विकल्प है? उसकी तैयारी कैसे करें? देखिए, हमको बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ्स की ज़रूरत होती है। आप अगर देखेंगे एक्सरे हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, इवन हमको फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप देखेंगे लैब चलाने के लिए हमको लैब उसमें एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए। इवन अगर आप देखेंगे तो जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं या आपके OT टेक्नीशियंस हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, या कई बार जो मेडिकल कॉलेज में जो बेसिक सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं, बायोकेमिस्ट एंड एनाटोमिस्ट, इन सारे लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन फील्ड को भी वो ऑप्ट कर सकता है, काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं उनके लिए। इसके साथ साथ एक सवाल और मुझे लगता है पूछना चाहिए आपसे कि कई बार ये है कि बच्चा खुद भी चाह रहा है, सपना उसका है डॉक्टर बनने का और वो पूरी ताकत भी लगा रहा है, लेकिन कई बार ये होता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं हो पाता है और वो डिप्रेशन में आता है, बच्चा निराश होता है। वहां पर माता पिता की और जो टीचर्स हैं उनकी जिम्मेदारी कितनी होती है कि वो निराशा में जाकर एक सफल होने से जो चूक रहा है, वहां पर मोटिवेशन कितना काम करता है? अगर बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है और उसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मान के चलिए कि थोड़ा बहुत उसने जो प्लानिंग जो है, स्ट्रेटेजी वाला पार्ट उसका प्रॉब्लमेटिक है, यानी उसने या तो रिवीजन ठीक से नहीं किया होगा या उसने वो चीज़ें पढ़ ली होंगी जो उसको अभी नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे कई बार कुछ होते हैं बच्चे की वो ज़रूरत से ज़्यादा बुक्स पढ़ने लगते हैं या उसी एक ही टॉपिक को बार बार अलग चीज़ों से पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप करेक्ट कर देंगे तो एक्चुअली हमको बच्चों को बताना होता है कि आपने गलती ये की है, अगर आप इस गलती को रेक्टिफाई कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अगर बच्चों को काउंसल करेंगे तो इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसा कि आपने बताया कि 10th के बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाती है बच्चों के मन में, और चूंकि आगे चलकर उनको सब्जेक्ट को टाइम में बांट कर ही पढ़ना है, तो आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बेस जब क्लियर होगा तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको बच्चा बहुत इजीली और जल्दी हल करता है। तो उस बेस को क्लियर करने के लिए उसको शुरुआत में ही ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होती है क्या? स्कूल टाइम में ही आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्कूल में अगर आप देखेंगे 11th के लिए आपके पास पूरा 1 साल है, 12th फिर आप 1 साल में पढ़ रहे हैं, साथ ही आपके बार बार जो इंटरनल असेसमेंट होता है, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो आपको स्कूलिंग के समय ही आपको अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करते चलने चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ड्रॉप लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत कम बच्चे होंगे जिनको ड्रॉप लेने की रिक्वायरमेंट होगी। प्रॉब्लम ही यही होती है कि स्कूल में लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल देखिए आप दूसरे शहरों में कोचिंग का बिल्कुल एक जाल जैसा है, एक पूरा बिजनेस हब जैसा इसको बना दिया गया है। आपको लगता है कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जाल में फंसने से पेरेंट्स कैसे बचें और कैसे सही इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करें? ये सवाल शुरू में भी मैंने आपसे किया था, एक बार और करती हूँ, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बच्चे वहां पर जाके थोड़े से भ्रमित होते हैं और कई बार सुसाइडल जैसा केस भी हमने देखा है। तो उससे बचाने के लिए माता पिता की और बच्चों के बीच का जो संबंध है वो कितना जरूरी है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बच्चे से रेगुलर टच में रहें और उससे आप सारी चीज़ें पूछते रहें। और आपको जहाँ भी स्ट्रेस का पहला साइन देखें आप उसमें विजिलेंट हो जाएं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ब्रेक डाउन पॉइंट बहुत जल्दी आता है। 11th 12th के बाद आ रहे हैं, एज अभी काफ़ी कम है,
तो ब्रेक डाउन बहुत जल्दी होता है, और जो जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनके पास काउंसलर अवेलेबल होता है, अब वो पूरी तौर पे विजिलेंट होता है, वो भी ध्यान रखता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें माता पिता का ही होता है, क्योंकि बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करता है। तो जैसे ही स्ट्रेस का आपको साइन मिले, या आपको बता रहा है कि क्लास जाने का मन नहीं कर रहा है, या क्लासेस बंक कर रहा है, या वो ज़रूरत से ज़्यादा सो रहा है, या कुछ आपको बहुत अजीब सी बातें कर रहा है, तो आप उस पर तुरंत ध्यान दीजिए और काउंसलर से हेल्प लीजिए। डॉक्टर साहब, उत्साह में बच्चे कई बार होता है ना कि तैयारी करते हैं, ड्रॉप आउट के समय में कितना ज़रूरी है? इसमें टीचिंग इंस्टीट्यूट और पेरेंट दोनों का ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फिर टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो पेरेंट्स को साफ साफ बताए कि भाई आपका बच्चा जो है इसको क्वालिफाई कर पाना हमें मुश्किल लग रहा है, और वो फिर बाकी ऑप्शंस उनको बताए कि किस किस फील्ड में जा सकता है। और पेरेंट्स को भी उतना ही समझदार होना चाहिए कि वो अननेसेसरी पुश ना करें बच्चों को। चलिए, कहीं पर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है तो उसके ऊपर दबाव ना बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे विकल्प आज बच्चों के सामने मौजूद हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।